हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलीटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स 2 के आज के लेक्चर में जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग लास्ट ईयर के पेपर्स को सॉल्व कर रहे थे, तो उसी के आगे आज इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चंस बचे हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सरल आवर्त गति की आवश्यक शर्तें, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय का उल्लेख करिए, प्रतिरोधों को परिभाषित करिए तथा उसका मात्रक लिखिए, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। अब जो 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, हाल प्रभाव का उल्लेख करिए, डोपिंग को परिभाषित करिए, अर्धचालक में इसकी क्या आवश्यकता है ये बताइए, लेज़र का पूरा नाम लिखिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इन सातों क्वेश्चन को जो हम सॉल्व कर लेंगे तो जो आपके लास्ट ईयर के फिजिक्स 2 के क्वेश्चन पेपर का 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस का सेक्शन था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पेपर सॉल्व करिए तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन एकदम अच्छी तरह से आ रहे हैं, जिनके बारे में आपको पूरी चीज़ें पता हैं और आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। इससे ये होता है कि अगर आप 2-4 क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर देते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से, तो उससे एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है और आपके नंबर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इसीलिए जो चीज़ें आपको आती हैं पहले आप उन्हें सॉल्व करिएगा। तो जैसे अगर हम इस 2 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करें, 2-2 नंबर वाले में, तो इसमें मुझे लगता है कि सबसे आसान क्वेश्चन यही है कि लेज़र का पूरा नाम लिखिए। तो सबसे पहले आप इसी को अटेम्प्ट करिएगा कि लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है या इसका पूरा नाम क्या होता है। सबसे पहले आप इसे अटेम्प्ट करिएगा। उसके बाद फिर जैसे जैसे आपको क्वेश्चन आसान लगते जाए वैसे वैसे क्रम में सॉल्व करते जाइएगा। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हॉल प्रभाव क्या होता है, हॉल का इफेक्ट क्या होता है। हॉल इफेक्ट जो होता है उसकी खोज एडविन हॉल ने की थी। देखिए यहाँ पे इधर मैंने एक्सप्लेन किया है हॉल इफेक्ट क्या होता है, लेकिन उसके पहले मैं आपको समझा देता हूँ। इसकी खोज एडविन हॉल ने की थी और उन्होंने ये बताया था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर उसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, मान लीजिए अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट अगर इस डायरेक्शन में फ़्लो हो रही है, सपोज़ करिए इस डायरेक्शन में फ़्लो हो रही है, तो इसे किसी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए जो इसके परपेंडिकुलर हो, करंट के फ़्लो होने के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो, किसी ऐसी जगह पे कि किसी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में इस कंडक्टर को रखा जाए, तब कंडक्टर के सिरों पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और इस विभवांतर को हॉल वोल्टेज कहते हैं और इसका जो डायरेक्शन होता है वो करंट के और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। इसे ही हॉल इफेक्ट कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर ये डायरेक्शन करंट का है और करंट के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी है, तब जो हॉल वोल्टेज होगा या जो इंड्यूस्ड विभवांतर होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, उसका डायरेक्शन इस दिशा में होगा, मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों के परपेंडिकुलर। ठीक, तो वही यहाँ पे समझाया गया है। क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो बस इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो फैक्ट है, बस उसे ही लिख देंगे और शॉर्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो जो कि करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर हो, यानी जिस मैग्नेटिक फील्ड में इस करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा गया है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के फ्लो के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तब कंडक्टर या चालक के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो कंडक्टर है उसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जो कि करंट के तथा मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत होता है, जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लंबवत होता है। इसे ही हॉल इफेक्ट कहते हैं तथा इस विभवांतर को हॉल वोल्टेज कहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो वोल्टेज या जो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है उसे हॉल वोल्टेज कहते हैं और इस प्रभाव को हॉल इफेक्ट कहते हैं। नॉर्मली ये जो इफेक्ट होता है ये सेमीकंडक्टर्स में देखा जाता है। नॉर्मली इसका यूज़ हम सेमीकंडक्टर्स में करते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका हॉल इफेक्ट का पूरा डेफिनेशन है। और अगर 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बस जो एग्जैक्टली जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, जो फैक्ट हैं, बस उसी को आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब कर देना होता है। तो ये आपका हॉल इफेक्ट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोपिंग को परिभाषित करिए, अर्धचालक में इसकी क्या आवश्यकता है। तो जैसा कि मैंने आपको जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं उनको तो डोपिंग मैंने एनालॉग में पढ़ाया था, और साथ साथ जो मैकेनिकल वाले बच्चे हैं उनको फिजिक्स में मैंने अभी जो छठा चैप्टर था, 6th चैप्टर था उनका, उसमें मैंने सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में पढ़ाया था। जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स वाला चैप्टर था आपका, उसमें मैंने आपको डोपिंग क्या होती है,
डायोड क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन एक बार फिर से इसको मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। देखिए डोपिंग क्या होती है, जब किसी शुद्ध सेमीकंडक्टर में, जैसे कि जर्मेनियम सिलिकॉन शुद्ध सेमीकंडक्टर होते हैं ना, उसमें जब हम कोई बाह्य पदार्थ मिला दें अशुद्धियों के रूप में, तो इसी प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। जैसे कि अगर सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर इसमें हम कोई डोपिंग कर दें, सपोज़ करिए एल्यूमिनियम की या फास्फोरस की, एक बात और याद रखिएगा कि हमेशा जो डोपिंग होती है वो 2 ही तरह की हो सकती है, या तो ऐसे पदार्थ जिनके बाह्यतम कोश में या जिनकी संयोजकता 3 हो, या ऐसे पदार्थ जिनकी संयोजकता 5 हो, उन्हीं को हम डोपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, उन्हीं बाह्य पदार्थों को हम डोपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर अब सिलिकॉन में हम एल्यूमिनियम की डोपिंग करें, तो एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोश में जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बना लेंगे, वो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन जो थे वो सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ पे ये चौथा इलेक्ट्रॉन जो सिलिकॉन का है उसके साथ कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, यहाँ पे एक होल बचेगा। ठीक, तो इस तरह जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसे हम बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर डोपिंग की वजह से जो बनेगा उसे हम बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक, इसी तरह अगर इसमें कोई पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला दें, सपोज करिए कोई पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला दें, यानी कि अगर इसमें हम फास्फोरस मिला दें तो फास्फोरस के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेंगे और 5वां इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ये फ्री रहेगा पूरी लैटिस में घूमने के लिए। तो इस तरह जो डोपिंग की वजह से जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसे हम बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक, तो डोपिंग की वजह से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है जिसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। ठीक, तो वही यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है कि अर्धचालक में डोपिंग क्या होती है। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में बाह्य पदार्थ अशुद्धियों के रूप में मिलाया जाता है तब यह प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है, तथा इस प्रकार प्राप्त सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। ठीक, अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 तरह का होता है, जैसे जब हम ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, पेंटावैलेंट मिलाएंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ये कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिजिक्स में जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स वाला पार्ट था उसमें आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी गई हैं। ठीक है, ये फास्फोरस है, इसको याद रखिएगा वरना आप लोग पी टाइप समझ लेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ठीक है ना, आप चाहें तो डोपिंग के डेफिनेशन लिखने के बाद इन दोनों डायग्राम को वहाँ पे बना भी सकते हैं, अगर नहीं भी बनाएंगे तो कोई उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बना देंगे तो आपका जो आंसर है वो थोड़ा इफेक्टिव हो जाएगा, थोड़ा और प्रभावशाली हो जाएगा। तो हो सके तो ये डायग्राम आप बना दीजिएगा वहाँ पर। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें कि अर्धचालक में डोपिंग की आवश्यकता क्या होती है। तो अर्धचालक पदार्थों में डोपिंग इसलिए की जाती है क्योंकि जो शुद्ध सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी पहली बात तो कंडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होती है, और दूसरा उनका जो टेम्परेचर होता है उसके प्रति बिहेवियर भी उतना अच्छा नहीं होता है। तो ये दोनों इसकी कमियां हैं, उसे दूर करने के लिए इसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाती है या अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, इसे डोपिंग कहते हैं। तो डोपिंग की आवश्यकता क्या होती है, किसी अर्धचालक पदार्थ को जब उसकी शुद्ध अवस्था में प्रयोग किया जाता है तब उसकी चालकता अच्छी नहीं होती, इसलिए अर्धचालक पदार्थों की डोपिंग की जाती है जिससे उनकी चालकता तथा ताप के प्रति उनके व्यवहार को बेहतर किया जा सके, इसीलिए इसकी डोपिंग की जाती है। और डोपिंग में केवल हम 2 तरह के पदार्थ प्रयोग कर सकते हैं, या तो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज़ मिलाएंगे डोपिंग के लिए या तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ को मिलाएंगे डोपिंग के लिए। ठीक है ना, इसके अलावा और कोई भी पदार्थ हम डोपिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आपको 2 नंबर है, बस इतना ही लिखना है शॉर्ट में, और इससे आपको पूरे नंबर मिलने की आशा है अगर आप एकदम फैक्ट लिखते हैं और सही से लिखते हैं तो। ठीक, उसके बाद जो इसमें 2 नंबर वाले में जो लास्ट क्वेश्चन है वो है लेज़र का पूरा नाम लिखिए। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे, इसमें बस आपको फुल फॉर्म लिखना रहता है लेज़र का। तो वैसे ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन अगर 2 नंबर में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है अगर ये 2 नंबर में आ जाता है तो, क्योंकि इसमें बस आपको लेज़र का फुल फॉर्म लिखना है और आपको आसानी से 2 नंबर मिल जाएंगे। तो लेज़र का पूरा नाम क्या होता है ये आप लोग जानते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व कर लेना चाहिए, ये बताने की ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको सॉल्व करवा दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे सॉल्व करवाने की कोई आवश्यकता विशेष नहीं थी, इसे आप लोग अपने से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैं इसको सॉल्व करवा दे रहा हूँ। तो लेज़र का फुल फॉर्म L फॉर लाइट, A फॉर एम्पलीफिकेशन, S फॉर स्टिमुलेशन, E फॉर इमिशन और R फॉर रेडिएशन, यानी लाइट एम्पलीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे लेज़र का पूरा नाम लाइट एम्पलीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। तो इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का आंसर भी पूरा हो जाएगा। तो इस तरह आपकी जो 7 क्वेश्चन थे, ये जो 7 क्वेश्चंस थे इनके आंसर देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर है, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पे ये आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर है,
ये आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर है। ये आपके हॉल इफेक्ट 5वें क्वेश्चन का आंसर है। डोपिंग और उसकी आवश्यकता 6ठे क्वेश्चन का आंसर है। और ये आपके 7वें क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह आपके 2-2 नंबर के 7 क्वेश्चंस जो थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, वो कंप्लीट हो गए हैं अब। और इनको आप लोग रिवाइज़ कर लीजिएगा, जैसे मैंने इसमें आपको नोट्स बनवाई है या जब मैंने आपको बोला है इसको कैसे इसको लिखना है, वो सारी चीज़ें आप लोग नोट्स पे या एक अलग कॉपी बना लीजिए असाइनमेंट की, उसमें आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। इसी तरह जैसे मैंने आंसर लिखे हैं वैसे आंसर लिख लीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। और अगर इन 7 क्वेश्चंस में कहीं पे भी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए, कमेंट करके क्वेश्चन कर लीजिए या मैसेज करके पूछ लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।